नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुमार गौरव सर का वार्षिकांक करंट अफेयर वाली बुक पढ़ा रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुका हूं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इसमें सबसे पहले हम विषय सूची में आते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वर्तमान पदाधिकारी पढ़ाया था। उसके बाद भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी पढ़ा चुका हूँ, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ा चुका हूँ, आर्थिक परिदृश्य पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये वाली जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, हम आ जाते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले टॉपिक में। तो ये है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का टॉपिक। इस टॉपिक के जितने भी करंट अफेयर हैं, सारे करंट अफेयर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जो विद्यार्थी इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। हम आ जाते हैं इसके पहले करंट अफेयर में। इसमें यह है आपका कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें देखेंगे तो 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। यह केंद्र जो है अंतरिक्ष विज्ञान, कृत्रिम उपग्रह के विकास में छात्रों के प्रशिक्षण देने और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है, जो रक्षा मंत्री हमारे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यह अत्याधुनिक केंद्र जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सैटेलाइट्स के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में भी कार्य करेगा। CuSat एक नैनो उपग्रह है जो 2022 में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पे अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले 75 छात्र निर्मित उपग्रहों में से एक है। आगे देखेंगे, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र। रुद्र के बारे में देखेंगे क्या है यह। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित किया गया है। रुद्र सर्वर इंटेल एक्सकॉन रकेबेल प्रोसीजर प्रौद्योगिकी की वर्तमान पीढ़ी पर आधारित सुरक्षित, विश्वसनीय और डुअल सॉकेट है जो तेज गणना को समर्थन देता है। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके बारे में देखते हैं। तो 18 जनवरी 2022 को इजराइल ने पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अपने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे रक्षा मंत्रालय की मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने एक संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इस सिस्टम की एल्गोरिथ्म है, जिसकी सहायता से यह सिस्टम आने वाले खतरे को पहचान सकता है। इसके आगे है, एरो 3 वर्तमान में इजराइल की सबसे उन्नत लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी मकसद जो है पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना है। इसकी मदद से परमाणु, जैविक, रासायनिक और पारंपरिक हथियारों से भी निपटा जा सकता है। अगला जो है वह है कृत्रिम सूर्य। कृत्रिम सूर्य, हाल ही में चीन के हेफोई भौतिक विज्ञान संस्थान में कृत्रिम सूर्य पर एक प्रयोग किया गया। 10,000 से अधिक चीनी और विदेशी वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने $948 मिलियन की इस परियोजना में भाग लिया। इसके आगे देखते हैं, इसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक कहा गया, जिसे EAST कहते हैं। EAST फ्यूजन रिएक्टर है, जिसे वर्ष 2006 में सक्रिय था। इस प्रयोग से जून 2021 में 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पहुंचकर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो सूर्य से 10 गुना अधिक गर्म था। EAST हेफेई चीन में स्थित एक सुपर कंडक्टिंग टोकामक चुंबकीय संलयन ऊर्जा रिएक्टर है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका EOS 04। इसके बारे में देखेंगे तो 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने PSLV C52 के माध्यम से वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS 04 लॉन्च किया है। PSLV C52 रॉकेट को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। इसरो के नए चेयरमैन S सोमनाथ की उपस्थिति में यह पहला उपग्रह लॉन्च कार्यक्रम था। यह
अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट है जिसे EOS-404 के नाम से जाना गया है। इसमें 1170 किलो के उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो सभी मौसम में उच्च गुणवत्ता की तस्वीर उपलब्ध कराएगा, जिसका प्रयोग कृषि, वानिकी एवं वृक्षारोपण, मृदा की नमी, बाढ़ इत्यादि के मानचित्रण में किया जाएगा। आगे है, इस उपग्रह के साथ दो उपग्रह इंस्पायर सेट 1 और INS-2D भी लॉन्च किए गए हैं। आगे देखेंगे ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 मतलब HS-200 इसको कह सकते हैं। यह आपका 13 मई 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान कार्यक्रम के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का सफल स्थैतिक परीक्षण पूरा किया है। बूस्टर इंजन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल AMK-3 GSLV मार्क 3 रॉकेट का हिस्सा है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। आगे है, गगनयान मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले GSLV मार्क 3 रॉकेट में दो HS-200 बूस्टर होंगे जो लिफ्ट ऑफ के लिए इसे थ्रस्ट प्रदान करेंगे। HS-200 3.2 मीटर व्यास के साथ एक 20 मीटर लंबी तथा ठोस प्रणोदक का उपयोग करने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सॉलिड एवं परिचालक बूस्टर है। HS-200 उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV मार्क 3 के HS-200 रॉकेट बूस्टर का ह्यूमन रेटेड संस्करण है, जिसे LVM-3 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? LVM-3 के नाम से जाना जाता है। HS-200 बूस्टर का डिजाइन और विकास केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई केंद्र VSSC में पूरा किया गया। कहाँ पे पूरा किया गया? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, तथा प्रणोदक का निर्माण श्रीहरिकोटा में किया गया था। आगे आपका व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर, इसके बारे में देखेंगे तो रूसी रक्षा बलों के नए टुपोलेव 160M स्ट्रेटेजिक मिसाइल बम वर्षक बॉम्बर का अनावरण किया है, जिसमें टुपोलेव द्वारा डिजाइन और कजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन द्वारा बनाया गया है। परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन इन सुपरसोनिक बम वर्षक विमान को व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है। यह 34 टन भार ढोने के साथ ही 24 क्रूज मिसाइलों को डिलीवर कर सकता है। यह विमान बिना ईंधन भरे 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है तथा युद्ध के समय एक दिन से अधिक समय तक आकाश में रह सकता है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे आपका INS वागसीर, इसमें देखेंगे तो 20 अप्रैल 2022 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन सबमरीन वागसीर लॉन्च की है। वागसीर का नामकरण सैंड फिश के नाम पर किया गया है, जो हिंद महासागर के गहरे समुद्र में रहने वाली एक शिकारी प्रजाति है। रूस से प्राप्त वागसीर श्रेणी की पहली पनडुब्बी को दिसंबर 1974 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अप्रैल 1997 में इसे सेवामुक्त कर दिया गया था। आगे है, वागसीर P-70 परियोजना के तहत बनाई गई स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में अंतिम है, जो समुद्री प्रशिक्षण के बाद 12 से 18 महीनों के भीतर नौसेना के बड़े बेड़े में शामिल की जा सकती है। वागसीर एक डीजल अटैक पनडुब्बी है, जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह समुद्र में दुश्मन की निगरानी से बचने में सक्षम है। यह C-303 एंटी टारपीडो काउंटर मेजर सिस्टम से युक्त है। यह टारपीडो के स्थान पर 18 टारपीडो एवं 100 एंटी शिप मिसाइल या 30 माइल तक ले जा सकती है। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर, ये 6 हैं। आपके देख सकते हैं कौन कौन है, तो आप फिर से एक बार देखते हैं। कलवरी है जो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, तो उसमें कलवरी है, खांडेरी है, करंज है, वेला है, वागीर है और वागसीर है। आगे देखेंगे,
आईएनएस रणवीर, इसके बारे में देखेंगे तो मुंबई में नौसेना डकयार्ड में भारतीय नौसेना का विध्वंसक पोत आईएनएस रणवीर में 19 जनवरी 2022 को हुए एक विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मी शहीद और 11 अन्य घायल हो गए। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। आईएनएस रणवीर की एक आंतरिक डिब्बे में विस्फोट के कारण हुई थी। आईएनएस रणवीर जो है भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया राजपूत श्रेणी का विध्वंसक पोत है, जिसे 28 अक्टूबर 1986 को नौसेना में कमीशन किया गया था। आगे भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन आईबीएम पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू कर रहा है। नया आईबीएम सुरक्षा कमांड सेंटर एशिया प्रशांत में पहला है जो साइबर हमले की घटना के जवाब की कला में पूरे व्यवसाय को प्रशिक्षित करने में सक्षम है, जो कि आसपास के वैश्विक सुरक्षा संचालन केंद्र में स्थित हमारे सुरक्षा विशेषज्ञों के वास्तविक समय के अनुभव से आगे बढ़ा है। वर्ष 2022 के आईबीएम सिक्योरिटी एक्सफोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस इंडेक्स ने दिखाया है कि वर्तमान समय में एशिया प्रशांत क्षेत्र साइबर हमलों के लिए सर्वाधिक लक्षित क्षेत्र है, जो 2021 में विश्लेषण किए गए 26% हमलों का प्रतिनिधित्व करता है। आगे आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इस क्षेत्र में सबसे अधिक हमले वाले देश हैं। आगे देखेंगे गैसीय ग्रह, इसके बारे में को देख लेते हैं। गैसीय ग्रह के बारे में तो नासा के एक वैज्ञानिक ने पृथ्वी से लगभग 379 प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल गैसीय ग्रह की खोज की है, जो सूर्य के समान द्रव्यमान वाले तारे का परिक्रमा कर रहा है। इस ग्रह का नाम जो है T0I2180b रखा गया है। यह बृहस्पति के आकार का यह विशाल T0I2180b गैसीय ग्रह खगोलविदों के लिए एक विशिष्ट है, क्योंकि हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद कई ज्ञात गैस ग्रहों की तुलना में इसका 261 दिन का एक वर्ष तुलनात्मक रूप से काफ़ी लंबा है। आगे देखेंगे T0I2180b बृहस्पति ग्रह के लगभग 3 गुना अधिक विशाल है। इसका व्यास बृहस्पति ग्रह के ही समान है, अर्थात यह ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह से अधिक सघन है। हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल, इसके बारे में देखेंगे तो उत्तर कोरिया ने हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह प्रक्षेपण उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर किया गया था तथा वर्ष 2017 के बाद उत्तर कोरिया द्वारा अब तक का सबसे शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण है। यह मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। आगे देखेंगे आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय। 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को मुंबई के नौसेना डकयार्ड पर सेवा मुक्त कर दिया गया है। 22 मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन और आईएनएस निशंक के-43 और 23 पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का आईएनएस अक्षय P-35 का 32 वर्षों का कार्यकाल समाप्त हो गया। कितने वर्षों का? 32। आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को पोर्ट शिपयार्ड जॉर्जिया ने बनाया था। किसने बनाया था? पोर्ट शिपयार्ड जॉर्जिया ने बनाया था। दोनों ही पोतों ने कई नौ सैनिक ऑपरेशन में भाग लिया था, जिसमें से कारगिल युद्ध के समय किया गया ऑपरेशन तलवार भी शामिल है। कौन सा ऑपरेशन? तलवार। इसके अतिरिक्त संसद पे हमला करने के बाद किए गए ऑपरेशन पराक्रम में भी दोनों युद्धपोतों ने भाग लिया था। आईएनएस निशंक को 12 सितंबर 1989 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, जो वीर क्लास कॉर्वेट शिप है, जबकि आईएनएस अक्षय को 10 दिसंबर 1990 में नौसेना में शामिल किया गया था, जो अभय क्लास कॉर्वेट युद्धपोत है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका खैबर बस्टर मिसाइल। खैबर बस्टर मिसाइल क्या है? तो फरवरी 2022 में ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाली खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है, जो आसपास के अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। ठोस ईंधन पर चलने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता जो है 1450 किलोमीटर है। उच्च सटीकता वाली यह मिसाइल पूरी तरह से घरेलू स्तर पर निर्मित है, जो शील्ड सिस्टम को हरा सकती है। इजराइल का
ईरान से निकटतम दूरी जो है 620 मील दूर है, जबकि ईरान के पास 1250 मील की दूरी तय करने वाली मिसाइलें हैं। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली, इसके बारे में देखेंगे तो इजराइल ने अपनी नई नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह नई प्रणाली आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली का एक नौसैनिक संस्करण है। सी डोम को इजराइल की नवीनतम पीढ़ी के कॉर्वेट युद्धपोतों पर स्थापित किया जा रहा है, जो भूमध्य सागर में इजराइल की तट रेखा और अपतटीय प्राकृतिक गैस संपत्तियों की रक्षा करता है। सी डोम गाजा पट्टी से छोटी दूरी की रॉकेट और मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए इजराइल की सभी मौसम की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम का नौसैनिक संस्करण है। सी डोम को इजराइल की बहुपरत मिसाइल रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। आगे देखते हैं आयरन बीम इजराइल, इसके बारे में देखेंगे। आयरन बीम इजराइल के बारे में अप्रैल 2022 में इजराइल द्वारा विश्व में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जिसे इजराइल के आयरन बीम नाम दिया गया है। आयरन बीम को इजराइल की हथियार बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा बनाया गया है। यह लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है मोर्टार, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों को अपने एक ही बार में नष्ट कर सकती है। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र 12 मार्च 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। अक्टूबर 2018 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भू स्थानिक डेटा विश्लेषण की सुविधाओं के साथ केंद्र स्थापित करने के लिए जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए थे। 60 छात्रों के साथ यह पाठ्यक्रम इस वर्ष शुरू होगा। आगे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। तो माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट इस सेंटर पर अगले 15 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। हैदराबाद में स्थापित हो रहा डेटा सेंटर एडवांस डेटा सिक्योरिटी और क्लाउड सॉल्यूशन प्रदान करेगा। प्रस्तावित हैदराबाद डेटा सेंटर क्षेत्र मुंबई, पुणे, चेन्नई के बाद भारत में माइक्रोसॉफ्ट का चौथा क्षेत्र होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक, इसके बारे में देखेंगे। 23 फरवरी 2022 को भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफल परीक्षण किया गया है। QKD का यह प्रदर्शन परीक्षण जो है DRDO और IIT दिल्ली की वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच सफलतापूर्वक किया है। यह तकनीक सफलता वाणिज्यिक ग्रेड पे हासिल की गई है, जो ऑप्टिकल फाइबर क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध है। आगे देखेंगे टैंक रोधी मिसाइल हेलिना, इसके बारे में देखेंगे। तो 11 अप्रैल 2022 को स्वदेश में ही विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी मार्गदर्शित मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। विश्व की अत्याधुनिक टैंक भेदी मिसाइलों में शामिल हेलिना का यह परीक्षण स्वदेश में निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर से लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके के लक्ष्य पर दाग कर किया गया है। दागो और भूल जाओ प्रणाली वाली रणनीति पर काम करने वाली 7 किलोमीटर मारक क्षमता वाली यह मिसाइल हर तरह के मौसम में दिन और रात अपने टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखती है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे आपका सैन्य उपग्रह नूर 2 क्या है। तो 8 मार्च 2022 को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स द्वारा एक सैन्य उपग्रह को पृथ्वी से 5,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसे नूर 2 नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि ईरान ने अपने पहले मिलिट्री सैटेलाइट नूर 1 को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया था, जो पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। नूर की फारसी में अर्थ प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। अंतरिक्ष रॉकेट नूरी, इसके बारे में देखेंगे। तो
21 जून 2022 को दक्षिण कोरिया ने दूसरे प्रयास में अपने पहल स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया के विज्ञान मंत्रालय के अनुसार 3 चरणों वाला नूरी रॉकेट प्रक्षेपित होने के बाद उपग्रह को लेकर 700 किलोमीटर यानी 435 मील की लक्षित ऊंचाई के लिए रवाना हुआ। इस प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला विश्व का 10वां देश बना दिया है। ICGS सक्षम के बारे में देखते हैं तो यह आपका 16 मार्च 2022 को 105 मीटर लंबी समुद्रगामी गश्त पोतो OPV की श्रृंखला में 5वें भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS सक्षम को गोवा में कमीशन किया गया है। कहाँ पे? गोवा में। इसे 105 मीटर लंबे OPV ऑफशोर पेट्रोल वेसल को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन तथा तैयार किया गया है। यह उन्नत तकनीकी नेविगेशन, संचार उपकरण, सेंसर तथा मशीनरी से सुसज्जित है। आगे देखते हैं RS-28 सरमत मिसाइल। सरमत मिसाइल के बारे में देखेंगे। अप्रैल 2022 में रूस ने महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल RS-28 सरमत का सफल परीक्षण किया है। RS-28 सरमत विश्व की सबसे भारी भरकम मिसाइल है जिसकी रेंज जो 18,000 किलोमीटर से भी अधिक है। RS-28 सरमत को नाटो देश शैतान 2 कहते हैं। क्या कहते हैं? शैतान 2 कहते हैं। किसको? सरमत को, क्योंकि इतना भारी है कि 18,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पे यह मार सकता है। मिसाइल इसकी मारक क्षमता इतना दूर तक है, बताइए 18,000 किलोमीटर। आगे देखेंगे। पृथ्वी के किसी भी कोने में मार करने की क्षमता रखने वाली यह मिसाइल कम से कम 10 डिकाय और वारहेड को ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल जो है मैक 20.7 लगभग 25,560 किलोमीटर पर घंटा की गति से उड़ान भर सकती है। गजब! देखिए कितना है, 25,560 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर जाएगी। इसको S-400 जैसे साइलो से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल का प्रक्षेपण वजन जो है 208.1 मीट्रिक टन, लंबाई जो है 35.3 मीटर है और व्यास जो है 3 मीटर का है। इसका गाइडेंस सिस्टम रूस द्वारा विकसित नेविगेशन प्रणाली ग्लोनास पर आधारित है। किस पर आधारित है? ग्लोनास पर। आप देखेंगे गाओफेन 303 उपग्रह 303 उपग्रह इसके बारे में देखेंगे तो 7 अप्रैल 2022 को चीन ने अपने नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का मार्च 4C नामक रॉकेट द्वारा ज्यूक्वान उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया। चीन ने अपने इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को गाओफेन 303 नाम दिया है। गाओफेन 303 उपग्रह चीन की सतह समुद्री रडार उपग्रह समूह का हिस्सा होगी और चीनी समुद्री हथियारों और हितों की रक्षा में मदद के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर भेजेगा। आगे देखेंगे शकुंतला उपग्रह देखिए तो देखेंगे 1 अप्रैल 2022 को भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पिक्सेल ने अपना पहला पूर्ण विकसित वाणिज्यिक उपग्रह एलन मस्क द्वारा संचालित स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ट्रांसपोर्टर 4 मिशन पर केप कैनावेरल अमेरिका से लॉन्च किया है। पिक्सेल की इस वाणिज्यिक उपग्रह को पिक्सेल TD2 या शकुंतला नाम दिया गया। क्या? पिक्सेल TD2 या शकुंतला नाम दिया गया है। यह पिक्सेल के 36 सैटेलाइट्स वाले कॉन्स्टेलेशन का यह पहला उपग्रह है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रैमजेट। क्या है? सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रैमजेट 8 अप्रैल 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रैमजेट यानी SFDR बूस्टर तकनीक का उड़ीसा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया गया। SFDR भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मिसाइल
प्रोड़दन तकनीक है जो रैमजेट इंजन सिद्धांत की अवधारणा पर आधारित है। इसे ठोस ईंधन का इस्तेमाल, इसमें क्या होता है, ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है। यह नोजल रहित मोटर बूस्टर मोटर प्रणाली पर आधारित एक प्रक्षेपण रॉकेट है। SFDR को हैदराबाद की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला द्वारा अन्य DRDO की प्रयोगशालाओं यथा हैदराबाद की अनुसंधान केंद्र इमरत और पुणे के उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपका शुक्रयान 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 4 मई 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए, किसके लिए, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 भेजने की घोषणा की है। यह यान जो है सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह की परिक्रमा करते हुए अध्ययन करेगा। पृथ्वी से शुक्र औसतन जो है 4.1 करोड़ किलोमीटर दूर, और यह दूरी जो है सूर्य की परिक्रमा में घटती बढ़ती रहती है। दिसंबर 2024 में शुक्र धरती के बेहद निकट होगा, जिससे अंतरिक्ष यान के लिए सबसे छोटा परिक्रमा पथ तय करना संभव होगा। अगली बार ऐसा मौका 2031 में आएगा। शुक्र ग्रह को साज का तारा या भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, साज का तारा और भोर का तारा। आगे है आपका भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह, इसके बारे में देखेंगे। भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह के बारे में, तो भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ऊर्जा प्रवाह 22 अप्रैल 2022 को कोच्चि पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी, कोच्चि पहुंचेगी। यह नया जहाज तटरक्षक बल के जहाज़ों को रसद सहायता प्रदान करके भारतीय तटरक्षक बल ICJ के संचालन को बढ़ने में मदद करेगा। कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल के लिए जहाज का मार्ग निश्चित रूप से समुद्र में भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। ऊर्जा प्रवाह की लंबाई 36 मीटर तथा इससे क्रमशः 10 टन, 50 टन और 40 टन की क्षमता सीमा के साथ कार्गो विमानन और ईंधन और मीठे पानी के लिए डिजाइन किया गया है। आगे देखेंगे एक्सियोम मिशन, इसके बारे में देखेंगे। तो 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया, जो ऑर्बिटिंग कॉम्प्लेक्स का पहला निजी क्रू है। यह जो है निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम मिशन 1 है, जिसे AX1 के रूप में ही जाना जाता है। यह ह्यूस्टन स्थित एक्सियोम स्पेस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मिशन है, जिसे नासा के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका मिशन में स्पेस एक्स, क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया गया है। इस मिशन में 4 व्यक्तियों का एक समूह भेजा गया है तथा इस मिशन की कमान नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइकल लोपेज एलेग्रिया ने संभाली है। आगे देखेंगे, आगे आपका हंसा NG क्या है, तो ये देखेंगे 17 मई 2022 को CSIR यानी राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला CSIR-NAL द्वारा विकसित 2 सीट डिजाइन वाला उड़ान परीक्षण विमान हंसा NG ने DRDO की वैमानिकी प्रशिक्षण रेंज ATR सुविधा चलकेरे में इन फ्लाइट इंजन रिलाइट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। आगे देखेंगे भारतीय वायुसेना के विमान और सिस्टम परीक्षण प्रतिष्ठान के परीक्षण पायलट विंग कमांडर KB प्रकाश और विंग कमांडर NDS रेड्डी ने 60 से 70 समुद्री मील की गति सीमा के साथ 7000 से 8000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान परीक्षण किया गया। हंसा NG सबसे उन्नत उड़ान प्रशिक्षणों में से एक है। यह हंसा का उन्नत संस्करण है, जिसे वर्ष 1993 में पहली उड़ान भरी थी तथा जिसे वर्ष 2000 में प्रमाणित किया गया था। आगे है INS सूरत और उदयगिरी। INS उदयगिरी 17 मई 2022 को स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में भारतीय नौसेना के 2 अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों INS सूरत और INS उदयगिरी का लोकार्पण किया गया। इसका
इनका मुंबई के मझगांव डाक से लिमिटेड यानी MDL के साथ एक शुभारंभ किया गया। INS सूरत के बारे में पहले हम देखते हैं। तो परियोजना 15B श्रेणी का यह पोत जो है भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी की स्टेल्थ गाइडेंस मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसे मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है। सूरत परियोजना जो है 15B डिस्ट्रॉयर श्रेणी का चौथा पोत है जिसे P-15A कोलकाता श्रेणी में कई परिवर्तन करके विकसित किया गया है। इसका नाम जो है गुजरात के वाणिज्यिक राजधानी और मुंबई के बाद पश्चिम भारत के दूसरे बड़े व्यापारिक केंद्र सूरत के नाम पर रखा गया है। INS उदयगिरी, इसके बारे में देखेंगे तो उदयगिरी का नाम आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है जो 17A का दूसरा फ्रिगेट है। इसे P-17 फ्रिगेट शिवालिक श्रेणी का अनुपालन करते हुए संशोधित स्टेल्थ विशेषताओं, उन्नत हथियारों, संवेदी उपकरणों और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों से लैस किया गया है। आगे आपका पहला 5G टेस्ट बेड, इसमें देखेंगे 17 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की रजत जयंती समारोह के अवसर पर पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है। 5G टेस्ट बेड जो है दूरसंचार विभाग DOT की परियोजना है जिसके लिए दूरसंचार विभाग की तरफ से फंड जारी किया गया है। आगे देखते हैं आगे है आपका इस परियोजना का जो मकसद है वह भारतीय स्टार्टअप और उद्योग को 5G में शुरुआती बढ़त देना है। इस परियोजना का लक्ष्य जो है एक 5G टेस्ट बेड का निर्माण करना जो विश्व के 5G परिनियोजन के समान है। टेस्ट बेड परिनियोजन IIT मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों के सामूहिक सहयोग से विकसित की गई है। इस परियोजना में शामिल अन्य संस्थान IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर और IISc बेंगलुरु, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, वायरलेस प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं। इस परियोजना को 220 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। आगे देखते हैं आगे आपका भारतीय 5G टेस्ट बेड, इसके बारे में देखेंगे तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से एक भारतीय 5G टेस्ट बेड मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसे मूर्त रूप देने के लिए MCTE और IITM के मध्य एक समझौता ज्ञापन MOU 20 जून 2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं। 5G नेटवर्क, इसके बारे में देखते हैं तो जियो ने 25 नवंबर 2022 को घोषणा की है कि उसने गुजरात के 33 जिलों में प्रत्येक मुख्यालय में अपना 25G नेटवर्क शुरू किया है, जिसमें भारत का यह पहला राज्य बन गया जिसमें 5G सेवाओं का 100% कवरेज प्राप्त किया है। एक मॉडल राज्य के रूप में गुजरात में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग 4.0 और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्षेत्रों में ट्रू 5G संचालित पहलुओं की एक श्रृंखला के रूप में शुरू करेगा, फिर इसे पूरे देश में विस्तारित करेगा। आगे देखते हैं आगे आपका गुजरात के रोल आउट एजुकेशन फॉर ऑल नामक एक पहल के साथ होगा। इसमें रिलायंस फाउंडेशन और जियो राज्य के 100 स्कूलों को डिजिटलाइज्ड करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियों जियो के पास 700 मेगाहर्ट्ज, 3500 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज ब्रांड के 5वीं पीढ़ी के मोबाइल सिस्टम 5G स्पेक्ट्रम का सबसे बड़ा और अच्छा मिश्रण है। 5G सेवा 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 5G सेवाओं की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन 1 से 4 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। इस IMC 2022 का विषय जो है नया डिजिटल ब्रह्मांड है। 5G तकनीक ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की दक्षता में भी वृद्धि करेगी। सरकार का लक्ष्य जो है 2 वर्षों में पूरे देश में 5G सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई सहित 8 शहरों में 5G सेवा शुरू की है। इसके अतिरिक्त रिलायंस जियो ने 22 अक्टूबर 2022 में राजस्थान के नाथ द्वारा मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है।
रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने राजस्थान में राजसमुंद्र के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर से 5G सेवाओं को शुरुआत की है। अगस्त 2023 तक रिलायंस देश के प्रत्येक शहर और तहसील में 5G सेवाओं का विस्तार करने का प्रयास है। आगे अब 5G। 5G एक मोबाइल नेटवर्क है इसमें 1G, 2G, 3G, 4G नेटवर्क के बाद एक नया बेसिक वायरलेस मानक है। यह एक प्रकार का नेटवर्क को सक्षम बनाता है जिसमें मशीनों, वस्तुओं और उपकरणों सहित लगभग सभी को और सब कुछ एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। 5G के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति का प्रशिक्षण 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड के रूप में किया जाएगा, जबकि अधिकांश मामलों में 4G में अधिकतम इंटरनेट डेटा जो है 1 Gbps दर्ज की गई है। आगे देखेंगे एडवांस टूड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS। इसके बाद देखें तो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में सबसे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम जो है स्वदेशी तोप यानी 155 मिमी 52 एडवांस टूज आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण जो है 16 अप्रैल यह परीक्षण जो है यह परीक्षण जो है 26 अप्रैल 2022 से 2 मई 2022 के बीच किया गया है। उन्नत आर्टिलरी गन सिस्टम परियोजना DRDO द्वारा विकसित की गई एक आधुनिक 155 मिमी तोप है। इसमें देखेंगे तो इस तोप को भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इसका वजन जो 18 टन है। DRDO द्वारा विकसित 155 मिमी की ATAGS का पहला फायर वर्ष जो है 2016 में किया गया था। सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच सी स्पेस, इसके बारे में देखेंगे तो 1 नवंबर 2022 को1 नवंबर 2022 को भारत में पहली बार केरल सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच सी स्पेस से शुरू करने जा रहा है। सी स्पेस पर दर्शकों के पास फिल्में, लघु फिल्म और वृत्त चित्र देखने का विकल्प होगा। OTT मंच पर इंटरनेट के माध्यम से वीडियो, ऑडियो और अन्य सामग्री उपलब्ध होती है। यह राज्य सरकार की ओर से केरल राज्य फिल्म विकास निगम की एक पहल है। आगे देखेंगे कलाम 100 क्या है इसके बारे में देखते हैं तो 5 मई 2022 को भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर विक्रम-1 के तीसरे चरण की टेस्ट को कलाम 100 नाम दिया गया है। यह परीक्षण जो है नागपुर के अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा किया गया है। यह प्रशिक्षण कक्षीय यान विक्रम-1 के विकास के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। यह रिकॉर्ड जो है प्रोड़दन, लॉन्डिंग और फायरिंग अवधि के साथ सर्वश्रेष्ठ चरण था जो कि भारतीय निजी क्षेत्र में पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट चरण है। विक्रम-1 एक छोटा सा प्रक्षेपण यान है जो 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर 225 किलोग्राम तक के पोलैंड को अंतरिक्ष में लॉन्च करने में सक्षम है तथा इसका उद्देश्य जो छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है। इस प्रक्षेपण यान का नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं उनके नाम पर रखा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली, इसके बारे में देखेंगे तो भारतीय रेलवे ने एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ सहयोग करेगा। रेल मंत्रालय IIT मद्रास में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा। इस केंद्र का निर्माण IIT मद्रास द्वारा अपने मौजूदा रेलवे अनुसंधान केंद्र CRR के माध्यम से किया जाएगा। आगे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र 10 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है जिसे जून 2020 में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त हुई थी। इन स्पेस की एक नोडल एजेंसी होगी जो खगोलीय गतिविधियों एवं गैर सरकारी निजी संस्थानों को अंतरिक्ष से जुड़ी सुविधाओं का उपयोग की अनुमति देगी। आगे देखते हैं दोस्तों, PSLV
53 यानी DSEO के बारे में देखेंगे तो 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में PSLV C53 या DSEO मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कैसा किया? सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा दूसरा कमर्शियल लॉन्च है। क्या है? दूसरा कमर्शियल लॉन्च है। इसमें पहले 14 फरवरी 2022 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C52 EOS-4 मिशन लॉन्च किया था। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है आपका यह PSLV का 55वां मिशन होगा। इस रॉकेट के माध्यम से बेंगलुरु स्थित दिगंतारा रोबोस्ट इंजीनियरिंग प्रोटॉन फ्लुएंस मीटर प्रोटॉन डेसिमर पेलोड और ध्रुव स्पेस सैटेलाइट्स ऑर्बिटर डिप्लॉयर भेजा गया है। दोनों स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइट्स हैं। 44.5 मीटर ऊंचे PSLV C53 रॉकेट में इन दोनों के अलावा 3 और सैटेलाइट्स होंगे। ये रॉकेट सैटेलाइट्स को पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 570 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में तैनात करेगा। आगे देखेंगे, PSLV C53 के तहत सिंगापुर के 3 सैटेलाइट DSEO, न्यूसार और स्कोप-1 को लॉन्च किया है। आगे DSEO सैटेलाइट्स और न्यूसार सैटेलाइट्स दोनों ही सिंगापुर के हैं। न्यूसार सिंगापुर का पहला कमर्शियल सैटेलाइट है जिसे सार पेलोड पर लगा है। ये दिन और रात किसी भी मौसम में तस्वीर लेने में सक्षम है। DSEO सैटेलाइट्स 365 किलोग्राम का है, जबकि न्यूसार सैटेलाइट जो है 155 किलोग्राम का है। स्कोप-1 करीब 2.8 किलोग्राम वजनी इस सैटेलाइट को सिंगापुर के नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने बनाया है। DSEO सैटेलाइट्स आपदा राहत में मदद करेगा और स्कोप-1 जो है सिंगापुर के छात्रों के द्वारा बनाया गया स्टूडेंट सैटेलाइट्स है। आगे है आपका इसमें GSAT-24 उपग्रह, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। GSAT-24 संचार उपग्रह के बारे में तो 23 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 का फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका के कोउरू से सफल प्रक्षेपण किया गया। आगे फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट के द्वारा GSAT-24 को अपनी निर्धारित भू-स्थितिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता कंपनी टाटा प्ले को इस संचार उपग्रह की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने की स्वीकृति दी गई है। संपूर्ण मिशन पूरी तरह से NSIL द्वारा वित्त पोषित है। GSAT-24 उपग्रह जो है वह 24KU ब्रांड वाला एक संचार उपग्रह है जिसका वजन जो है 4180 किलोग्राम है। यह डायरेक्ट टू होम सेवा संबंधी DTH जो होता है सेवा संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा तथा अखिल भारतीय कवरेज मुहैया कराएगा। आगे देखते हैं जिरकान मिसाइल के बारे में तो जून 2022 में रूस ने अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का बैरेंट्स सागर में सफल परीक्षण किया है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल ने श्वेत सागर में 1000 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर मौजूद टारगेट की सटीकता से नष्ट किया। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की गति 9 गुना तेज यात्रा कर सकती है। जिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने पनडुब्बी, जंगी पोत या जमीनी लॉन्चर से दागा जा सकता है। आगे देखते हैं विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, ये देखते हैं कहाँ पे बन रहा है। विश्व का टॉप 500 सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में अमेरिकी सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर चुना गया है। फ्रंटियर के बाद दूसरे पायदान पे जापान का फुगाकू है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है परम सिद्धि A1 है जो विश्व का 111वां सबसे तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। आगे देखते हैं INS गोमती के बारे में देखेंगे तो 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना ने 34 वर्षों की सेवा के बाद गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत INS गोमती को मुंबई के नेवल डकयार्ड से सेवा मुक्त कर दिया है। INS गोमती का नाम जो है गतिशील नदी गोमती से लिया गया है और यह 16 अप्रैल 1988 को तत्कालीन रक्षा मंत्री KC पंत द्वारा बॉम्बे के मझगांव डकयार्ड लिमिटेड में इसे कमीशन किया गया था।
आगे है गोदावरी। गोदावरी क्लास गाइडेंस मिसाइल फ्रिगेट का तीसरा जहाज आईएनएस गोमती कार्यमुक्त किए जाने के समय पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना पोत था। आगे देखते हैं दोस्तों, और इसमें आगे है आपका एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। उत्तराखंड राज्य में भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर तरल दर्पण टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, जिसे उत्तराखंड स्थित एक पहाड़ी देवस्थल पर लगाया गया है। यह आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के देवस्थल वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों द्वारा निर्मित इस नवीन उपकरण में प्रकाश को इकट्ठा करने और फोकस करने के लिए तरल पारे की एक पतली फिल्म से बना 4 मीटर व्यास का घूर्णन दर्पण लगाया हुआ है। आगे है चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा। इसके बारे में देखेंगे तो चीन की स्पेस एजेंसी CSNA ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है। इस नक्शे में चार के सभी क्रेटर्स और आकृतियों को सटीक लोकेशन के साथ शामिल किया गया है। इससे पहले अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वर्ष 2020 में चांद का नक्शा बनाया था। उस समय उस नक्शे का सबसे डिटेल मैप कहा जा रहा था, जिसका स्केल था 1:50 लाख था। चीन ने चांद का जो नक्शा तैयार किया है उसका स्केल जो है 1:25 लाख है। इसके बाद देखते हैं वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में। विश्व का अब तक सबसे सफल वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर 15 जून 2022 को बंद कर दिया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वर्ष 1995 में निर्मित एक वेब ब्राउज़र है। यह विंडोज़ कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला डिस्प्ले फैब तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। यह प्रस्तावित निर्माण इकाई स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप की अगली पीढ़ी के डिस्प्ले का निर्माण करेगी। इसे भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कार्यक्रम के तहत स्थापित किया जाएगा। आगे है फुजियान विमान वाहक पोत। इसके बारे में देखते हैं तो 17 जून 2022 को चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसेना की सीमा का विस्तार करने के लिए फुजियान नाम से अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है। यह विमान वाहक पोत चीन का सबसे उन्नत और पहला पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापल्ट नौसैनिक पोत है। इसे चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। फुजियान में 18,000 टन से अधिक की विस्थापन क्षमता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के बारे में देख लेते हैं। तो 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एंड सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन करके के साथ ही बागची पार्थ सारथी अस्पताल की आधारशिला भी रखी। बेंगलुरु विश्वविद्यालय में डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमी परिसर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने भारत के पहले वातानुकूलित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसका नाम इंजीनियर सर M विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। आगे है जुलजाना रॉकेट के बारे में देखते हैं। तो ईरान ने जुलजाना नाम का एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह 25.5 मीटर लंबा रॉकेट है जो 220 ग्राम के उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। जुलजाना का नाम पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन के घोड़े के नाम पर रखा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। 1 जुलाई 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO द्वारा ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का प्रक्षेपण वैनकी प्रशिक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में सफलतापूर्वक किया गया है। यह उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साबित करने के मामले में एक प्रमुख उपलब्धि है। इस मानव रहित वायुयान को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जो DRDO की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित होता है। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम
अंडर कैरिज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसके बारे में देखते हैं। 11 जुलाई 2022 को नासा ने ब्रह्मांड के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली रंगीन छवि जारी की है। अब तक की देखी गई ब्रह्मांड की उच्चतम रिजोल्यूशन वाली तस्वीर है। यह स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त पहली छवि विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। ये आप यहाँ पे फिगर इसको देख सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है और ये फिगर आपका यहाँ पे सामने है। आगे आपका प्रतिनिधित्व करती है। नासा ने हाल ही में जेम्स वेब के पहले 5 ब्रह्मांडीय लक्ष्यों का खुलासा किया है। इसमें कैरिना नेबुला, वाप्स 96b, दक्षिण रिंग नेबुला, स्टीफन के पंचम और एसएमएसियस 0723 शामिल थे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका हर्मिट स्पाईवेयर, इसके बारे में देखेंगे तो क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हर्मिट नामक एक नया स्पाईवेयर खोजा है। हर्मिट स्पाईवेयर और आईओ 5 उपकरणों को आईओएस 5 उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। इसका पहली बार कजाकिस्तान में अप्रैल 2022 में तब पता चला था जब सरकार के खिलाफ विरोध को हिंसक रूप से दबा दिया गया था। इसमें है हर्मिट जो है एंड्रॉयड मेलवेयर मॉड्यूलर है, क्योंकि यह स्पाईवेयर को अतिरिक्त घटकों को डाउनलोड करने की अनुमति देता है जो मेलवेयर के लिए आवश्यक है। अन्य स्पाईवेयर के तरह ही हर्मिट मेलवेयर भी ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ कॉल लॉग, संदेश, फोटो, ईमेल एकत्र करने हेतु विभिन्न मॉड्यूल का उपयोग करता है। यह फ़ोन कॉल को पुनः निर्देशित कर सकता है और डिवाइस की सटीक स्थान को उजागर कर सकता है। कैंप स्टोन अंतरिक्ष यान, इसके बारे में देखेंगे तो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा को ऑर्बिट करने वाला कैंप स्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। इस अंतरिक्ष यान को न्यूजीलैंड के पूर्वी तट से प्रक्षेपित किया गया है। नासा द्वारा वित्त पोषित इस प्रोजेक्ट को कक्षा में छोटे पेलोड पहुंचाने वाली अग्रणी यूएस न्यूजीलैंड की कंपनी रॉकेट लैब द्वारा लॉन्च किया गया है। कैंप स्टोन मिशन का पूरा नाम जो है सिस लूनर ऑटोनॉमस पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट है। यह वेस्टमिंस्टर कोलोराडो स्थित एक निजी कंपनी एडवांस स्पेस के स्वामित्व वाले संचालन में है, जिसकी लागत जो है $30 मिलियन से भी कम है। यह 6 महीने तक चंद्रमा के चारों ओर की ओर परिक्रमा करेगा और नासा के लूरन गेटवे के उपयोग से पूर्व कक्षा की स्थिरता का परीक्षण करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को INS डेका विशाखापट्टनम में आयोजित एक प्रभावशाली कमीशन समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह यूनिट जो है पूर्वी समुद्र तट पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के ALHM के हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाली नौ सेना की पहली स्क्वाड्रन है। यह केस्ट्रेल नाम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है शिकारी पक्षी से। आगे देखेंगे, स्क्वाड्रन के प्रतीक चिन्ह में एक केस्ट्रेल को दर्शाया गया है जो विशाल नीली और सफ़ेद समुद्री लहरों पर खोज कर रहा है, जो स्क्वाड्रन की अभिन्न समुद्री टोही यमार और खोज बचाव सार भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखते हैं आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नाम की एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। टीम ने अगली पीढ़ी की एनालॉग कंप्यूटर चिपसेट विकसित करने के लिए एक डिजाइन तैयार की है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका ये चिपसेट विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्रोसेसर की तुलना में कम बिजली का उपयोग करेगा। इसे प्रतीक कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है, जो IISc में PhD के छात्र। आर्यभट्ट का अर्थ होता है एनालॉग रिकॉन्फिगरेबल टेक्नोलॉजी एंड बायोस्केलेबल हार्डवेयर फॉर AI टास्क। आगे देखेंगे, ऐसे चिपसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुप्रयोग जैसे
एक्सला सहित ऑब्जेक्ट या स्पीच रिकॉग्निशन ऐप के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगला जो है अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र, इसके बारे में देखेंगे तो रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रासकास्मोस के नवनियुक्त अध्यक्ष यूरी वेरिसोव ने 26 जुलाई को इस निर्णय की घोषणा की है। रूस और अमेरिका पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1998 में स्थापित अंतरिक्ष केंद्र के लिए मिलकर काम करते रहे हैं। रूस अब 2024 में खुद का अंतरिक्ष केंद्र बनाना शुरू कर देगा। युद्धपोत दूनगिरी के बारे में देखेंगे तो 15 जुलाई 2022 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में हुगली नदी में गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17 AKY 3023 युद्धपोत दूनागिरी को लॉन्च किया है। दूनागिरी प्रोजेक्ट जो है 17A फ्रिगेट्स का चौथा जहाज है, जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। दूनागिरी पूर्वी पर्वत दूनागिरी लिएंडर क्लास ASW फ्रिगेट का पुनर्निर्माण है। यह अपनी 33 वर्षों की सेवा के दौरान विभिन्न चुनौतीपूर्ण संचालन और बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में शामिल रहा। भारतीय नौसेना के लिए P-70A के तहत 7 युद्धपोत, 4 मझगांव डाक शिपयार्ड मुंबई में और 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड कोलकाता में बनाए जाएंगे, जो उन्नत स्टील क्षमता से लैस होंगे। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों आपका INS सिंधु ध्वज के बारे में देखते हैं तो जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना ने 35 वर्ष तक सेवा में रहने के बाद किलो क्लास पनडुब्बी INS सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में सेवा से मुक्त कर दिया है। इसे जून 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह 10 किलो क्लास पनडुब्बियों में से एक थी, जिसे भारत ने वर्ष 1986 और 2000 के बीच रूस पूर्व सोवियत संघ से खरीदा था। इस पनडुब्बी का पहली बार स्वदेशी सोनार, स्वदेशी उपग्रह संचार प्रणाली रुकमणी और MSS जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली एवं स्वदेशी टॉर्पीडो फायर कंट्रोल सिस्टम का परिचालन हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है आपका भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुण। इसके बारे में देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। स्वदेशी रूप से निर्मित पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। यह इंसानों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका नई दिल्ली में आयोजित स्वावलंबन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रदर्शन किया गया। वरुण ड्रोन को एक स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को ले जाने की क्षमता है। वरुण ड्रोन एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर तक 130 किलो तक का सामान या एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता रखता है तथा इसकी उड़ान की समय सीमा जो है 25 से 30 मिनट तक की है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम के बारे में देखेंगे तो भारतीय सेना के अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन मिले हैं। क्या मिले हैं? भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तर वाहन मिले हैं। ये बख्तरबंद वाहन मिले हैं। बख्तरबंद गाड़ियां टाटा कंपनी ने बनाए हैं, जिसका नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम है। इससे असॉल्ट राइफलों की गोलियां, बमों और बारूदी सुरंगों का असर नहीं होता है। ये बख्तरबंद वाहन जो है देश के रक्षकों की सभी मौसम और इलाकों की स्थितियों में लड़ने और क्षमताओं को बढ़ाएंगे और चलते समय सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर। इसके बारे में देखेंगे तो भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 2 और MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। नौसेना को प्राप्त हुए इस श्रेणी के हेलीकॉप्टर की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है। लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के इस हेलीकॉप्टर को किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कुल 24 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति 2025 तक पूरी होगी। यह हेलीकॉप्टर हेल फायर मिसाइल और घातक रॉकेट प्रणाली तकनीक से लैस है। अमेरिकी सरकार के साथ किए गए लगभग
15,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत भारत ये हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। अंतरिक्ष यान दानूरी के बारे में देखेंगे तो 4 अगस्त 2022 को दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानूरी लॉन्च किया है। यदि यह मिशन सफल होता है तो चीन, भारत और अमेरिका के अंतरिक्ष यान के साथ शामिल हो जाएगा। तो यह चीन, भारत और अमेरिका के अंतरिक्ष यान के साथ यह शामिल हो जाएगा जो पहले से ही चंद्रमा पे कार्य कर रहे हैं। यह 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मिशन चंद्र अन्वेषण में दक्षिण कोरिया का पहला कदम है। इसमें एक बाक्सी सौर संचालित उपग्रह है जिसे चंद्र सतह से सिर्फ 62 मील ऊपर स्लाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका, यह चंद्रमा के ध्रुवों पर अस्थायी रूप से छायादार और बर्फ से भरे गड्ढों का चित्र लेगा। मई 2022 में दक्षिण कोरिया अंतरिक्ष यात्रियों के साथ चंद्रमा की खोज के लिए नासा के नेतृत्व में गठबंधन से शामिल हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका स्मॉल सैटेलाइट से लॉन्च व्हीकल, इसके बारे में देखेंगे तो 7 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D1 मिशन लॉन्च किया है। यह इसकी पहली उड़ान है जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। रॉकेट ने आजादी सैट ISAT एंड EOS-2 को निर्धारित कक्षा में स्थापित करने में असफल रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका SSLV द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह EOS-2, यह भारत की पहली अवलोकन उपग्रहों में से एक है। इसके विभिन्न GIS अनुप्रयोगों के मानचित्र और विकास अनुप्रयोग होंगे। आजादी सैट यह देश के 750 ग्रामीण छात्रों द्वारा विकसित एक उपग्रह है जिसे एक अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा समन्वित किया गया है। SSLV जो है 500 किलोग्राम से कम वजन के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा LEO ले जा सकता है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के बारे में देखेंगे तो यह इसरो का 110 टन द्रव्यमान का सबसे छोटा वाहन है जो स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए एक कास्ट इनफेक्टिव लॉन्चर है। इसके बारे में देखते हैं, इसका निर्माण जो है इसरो के वाणिज्यिक शाखा NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किया है। इसे बहुत कम समय में एकीकृत किया जा सकता है। यह एक समय में कई माइक्रो सैटेलाइट्स लॉन्च करने में सक्षम है। आगे आपका लेजर गाइडेंस टंक रोधी निर्देशित मिसाइल ATGM 4 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक सैन्य प्रतिष्ठान में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेंस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन से किया है। लेजर गाइडेड टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल ATGM के बारे में देखेंगे तो यह ATGM मुख्य रूप से भारी बख्तरबंद सैन्य वाहनों को मार गिराने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइलों को एक ही सैनिक द्वारा बड़े ट्रिपोड माउंटेड वेपन तक ले जाया जा सकता है। यह फायर एंड फॉरगेट मिसाइलें हैं जिसके तहत संचालन फायरिंग के तुरंत बाद पीछे हट जाता है क्योंकि इसके बाद मार्गदर्शन का आवश्यकता नहीं होती है। अर्जुन मेन बैटल टैंक एक सटीक लेजर निर्देशित युद्ध सामग्री है। आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, इसके बाद मध्य प्रदेश के खांडवा में, कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, को आप जरूर याद करिएगा। तो मध्य प्रदेश के खांडवा में स्थित ओमकारेश्वर बांध और नर्मदा नदी के तट पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। इस परियोजना के लिए 4 अगस्त 2022 को अनुबंध पे हस्ताक्षर हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 100 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। पनबिजली परियोजना में पानी से ऊर्जा का उत्पादन शामिल होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका, इससे एक ही जिले में 4000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो सकेगा। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की यह परियोजना जो है 6000 मेगा
वाट क्षमता की होगी और ये परियोजना का निर्माण 2 चरणों में होगा। प्रोजेक्ट से तैयार होने वाली 600 मेगावाट बिजली राज्य सरकार की पावर कंपनी EMPMCL खरीदेगी। पहले चरण में 278 मेगावाट क्षमता का काम सितंबर 2023 तक पूरा होगा। आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम भ्रूण, इसके बारे में देखेंगे तो इजराइल के बीजमैन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी निषेचन अंडे या किसी शुक्राणु की मदद से विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है। वैज्ञानिकों की टीम ने चूहे के स्टेम सेल से भ्रूण को विकसित किया है। यह भ्रूण का दिल भी धड़का और उसके मस्तिष्क ने भी पूरी आकार ले लिया है। इसे गर्भ के बाहरी स्टेम सेल से मूल कोशिका को मिलाकर विकसित किया गया है। यह कोशिका की मदद से संपूर्ण जीव को बनाया गया। वैज्ञानिकों ने हूबहू गर्भ में भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, जिससे केवल कृत्रिम उपकरणों की मदद ली गई है। मूल कोशिकाओं को बीकर के अंदर न्यूट्रिएंट एंड सॉल्यूशन में रखकर लगातार घुमाते हुए रखा गया ताकि प्लेसेंटा तक पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए भौतिक रक्त प्रवाह निरंतर बना रहे। आगे देखेंगे स्काईलाइट अभ्यास के बारे में देखेंगे तो भारतीय सेना ने 25 से 29 जुलाई 2022 तक उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट के परिचालन की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों का परीक्षण किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़े कई उपग्रहों की सेवाओं का उपयोग कर रही है। अभ्यास के दौरान स्थिर टर्मिनल, परिवहन योग्य वाहन वाले टर्मिनल, मैन पोर्टेबल और छोटे फॉर्म फैक्टर मैन पैक टर्मिनल आदि का परीक्षण किया गया है। ईरानी उपग्रह खयाम, कौन सा ईरानी उपग्रह? खयाम। रूसी रॉकेट सोयूज ने एक ईरानी उपग्रह खयाम को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसे निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसका नाम 11वीं और 12वीं शताब्दी के फारसी वैज्ञानिक उमर खयाम के नाम पर रखा गया है। इसे उच्च रिजोल्यूशन कैमरे से लैस उपग्रह का उपयोग पर्यावरण निगरानी के लिए किया गया है। यदि यह उपग्रह सफलतापूर्वक संचालित होता है तो ईरान को अपने कट्टर दुश्मन इजराइल और मध्य पूर्व के अन्य देशों को निगरानी करने में क्षमता प्रदान करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका वैक्सीन लंपी प्रोवैक, इसके बारे में देखते हैं तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक्स का शुभारंभ किया है। इस वैक्सीन को राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने विकसित किया। किसने? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने विकसित किया है। इस अनुसंधान में बरेली स्थित इज्जत नगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने सहयोग किया है। यह वैक्सीन जो है लंपी स्किन डिजीज से निजात दिलाने में कारगर होगी। LSD मवेशियों या भैंस के पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिजीज वायरस LSDV के संक्रमण के कारण होता है। इस बीमारी को पहली बार वर्ष 1929 में जाम्बिया में एक महामारी के रूप में देखा गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका वर्चुअल स्पेस म्यूजियम पार्क कैसा है? वर्चुअल स्पेस म्यूजियम पार्क, और इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस ज़रूर लगाएं। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी मेरे लिए इतना मेहनत ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों का थोड़ा सा ही हेल्प हमारा मोटिवेशन का बहुत बड़ा योगदान बनता है और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।